नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। जम्मू कश्मीर में सेना के एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऑपरेशन से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। आज पुलवामा में एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना को खबर मिली कि काकापुरा के गथ मोहल्ले में एक बिल्डिंग में 3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद जवानों ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया और फिर उस बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 आतंकियों ने कल श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी के नेता अनवर खान के घर पर अटैक किया था, जिसमें उनका सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया था। 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के भीतर ही मार गिराया। हमले को अंजाम देकर पुलवामा की एक बिल्डिंग में ये तीनों आतंकवादी छिपे हुए थे। सुबह से मुठभेड़ चल रही थी और इस मुठभेड़ में एक के बाद एक सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इसी बीच मुठभेड़ को प्रभावित करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। इसमें 2 नागरिक भी घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की पहचान सोहेल लोन, यासिर अहमद, ये दोनों खेरियू इलाके के रहने वाले हैं, जबकि तीसरे की पहचान जुनैद निवासी प्रीहू के तौर पर हुई है। ये तीनों आतंकी अलबदर से संबंध रखते थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इन आतंकियों की पहचान जाहिर नहीं की गई है। ये 2 तस्वीरें इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया है हमारे सेना के जवानों ने। पुलवामा के काकपुरा में कल रात से चल रही झड़प अब समाप्त हो चुकी है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। पुलिस का दावा है कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने कल नवगाम इलाके में बीजेपी के एक लीडर के घर पे दावा बोल दिया था और वहां पे एक पुलिसकर्मी को मारा था। उस पुलिसकर्मी से छीनी गई राइफल भी इन 3 मिलिटेंटों से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि ये गुट जो है ये अलबदर और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और इस तरह कल के हमले में शामिल सभी मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। तो पाकिस्तान है कि अपनी हरकतें बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे सेना के जवान भी पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। जिन लोगों ने बीजेपी नेता के घर पर अटैक कर एक सुरक्षाकर्मी को शहीद कर दिया था, उन तीनों आतंकियों को आज हमारे सेना के जवानों ने मार गिराया। घर में छुपकर बैठे हुए थे, लेकिन उस घर को ही आईईडी विस्फोट के जरिए उड़ा दिया और एक बार फिर से पाकिस्तान को यह संदेश दिया है, ये कड़ा पैगाम दिया है कि अगर इस तरह की हरकत करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह से आतंकियों को चुन कर मारेगा हिंदुस्तान। आज की डिबेट मैं शुरू करूं, इससे पहले आज की डिबेट के सवाल क्या है वो सबसे पहले सवाल आपके सामने रखता हूं, फिर अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। नौगाम का बदला तो पूरा हो गया, तीनों आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन पाकिस्तान का हिसाब अब तक अधूरा है। इस हिसाब को भी जल्द पूरा करेंगे। सेना का ऑपरेशन बदला, अब कौन होगा सेना का टारगेट अगला? पाकिस्तान की पुलवामा में बिसात, अब राफेल से होगा सर्वनाश, यानी कि क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है? क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है? क्या एक और एयर स्ट्राइक जरूरी है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए? और जो कश्मीर में अमन है, धारा 370 के हटने के बाद जिस तरह से अमन की बहाली कश्मीर में हो रही है, क्या यह पाकिस्तान को टेंशन दे रहा है और इसीलिए पाकिस्तान इस तरह से हिंदुस्तान में अमन को खराब करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है, एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ पैनल में कौन कौन है उनको स्क्रीन पर रखा जाए। मैं इस वक्त मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं, जमीर अली दहतो साहब, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, और स्कंद तायल जी, विदेश मामलों के जानकार। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जनरल बख्शी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसी एक हफ्ते में अगर हम देखें तो 3 जगह 3 बार अटैक हुए हैं, लेकिन इन अटैक के बाद जो भारत की सेना ने जवाब दिया है, जिस तरह से आज 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, ये अटैक क्या दिखा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखा रहे हैं? बार बार बौखलाहट, बार बार पाकिस्तान अपने मंसूबों में नाकाम होता है। हिंदुस्तान में कश्मीर अब अमन बहाली की तरफ पूरी तरह से लौट रहा है 370 के बाद। क्या पाकिस्तान को इसी चीज की टेंशन है, इसीलिए इस तरह के जो आतंकवादी हमले वो कराए जा रहे हैं पाकिस्तान प्रायोजित? देखिए साहब, जब भी पाकिस्तान जो है पीस ओवरचर करता है, शांति की बात करता है, हमारे तो कान खड़े हो जाते हैं और सेना में हम लोग एकदम सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि हमको पूर्ण विश्वास रहता है कि साहब अब ये कोई धांधली आई, अब कोई हमले आया। क्योंकि जब भी ये पीस टॉक की बात शुरू करते हैं, ये तैयारी कर रहे होते हैं किसी हमले की। ये बहुत पुरानी दास्तान है साहब। चाहे आप कारगिल में जाएं, पीस टॉक्स हो रही थी, वाजपेयी जी बेचारे बस यात्रा लेके लाहौर गए थे और हमको पीठ में छुरा घोंप दिया गया कारगिल युद्ध के साथ। यही आपका जो है
पठानकोट में हुआ, यही उड़ी में हुआ, यही पुलवामा में हुआ, जहां पीस टॉक शुरू होती नहीं, बातचीत होती नहीं, ये साथ में ये शुरू करते हैं, क्योंकि ये इनकी दोहरी चाल है। एक तरफ से पीस टॉक करके दुनिया को ये दिखाओ कि साहब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमारे से गले से हटा लीजिए, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, देखो हम पीस की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये प्रवोक करते हैं, लोगों को मारते हैं, जान माल का नुकसान करते हैं हमारे भारत के अधिकृत क्षेत्रों में, जो कि बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है जी। अरे साहब, पहले तो ये जो है, ये इनको पता चल गया कि ये लड़ाई से कश्मीर नहीं ले सकते, नहीं तो वर्दी में डाल के इनके सिपाही आते थे। फिर साहब सलवार कमीज में आना शुरू कर दिया। अब तो साहब इन्होंने बुरके में आना शुरू कर दिया है। मतलब कायरता की हद जो है जी, और जो नीचता की हद है, बुरके में कल हमला किया था। वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में जो हमला हुआ है जी, वो बुरके में किया, औरत की आवाज करके। ठीक है साहब जी। और खुशी की बात यह है कि 24 घंटे में मार गिराए गए हैं। ये है शेल्फ लाइफ पाकिस्तान के टेररिस्ट की, क्योंकि लोग भी इनसे परेशान हो चुके हैं, लोग इनके बारे में खबर देते हैं। फिर जो इनके जो नाटक वाले जो है, जो पैसे खाते हैं इनके, वो पत्थरबाजी करके ड्रामा करते हैं। अब वक्त आ गया है कि पत्थरबाजों को टेररिस्ट करार दिया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बिल्कुल कर्नल, ताकि ये तमाशा हमेशा के लिए बंद किया जाए। हमको शायद एक जी बोलिए सर। हाँ, इनको शायद एक दो बारी ज्यादा नुकसान पहुंचाना होगा, बट ये तमाशा हमेशा के लिए बंद तभी होगा। क्योंकि ये इन्होंने मजाक समझ लिया है कि जब चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस पे चढ़ जाओ, पत्थर फेंको, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे। हमारे रेस्टोरेंट का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, मैं अभी जमीर अली दहतो साहब के पास चल रहा हूं, फिर मैं कर्नल दानवीर के पास चलूंगा। जमीर अली दहतो साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। जमीर अली साहब, जो बात अभी जनरल बख्शी ने कही, वो सवाल मौजूद भी है। वो इसलिए क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, जब पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल बाजवा कहते हैं कि अतीत को भूलकर भारत पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद इस तरह के अटैक, एक नहीं एक हफ्ते में 3 इस तरह के हमले होते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई पीस प्रोसेस शुरू होता है तो इस तरह के वाकयात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह इससे पहले कर्नल साहब कह रहे थे, मैं इस बात को बिल्कुल आगे बढ़ाता हूं कि इसी तरह से होता है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई पीस प्रोसेस शुरू होता है, कोई अमन की बात शुरू होती है, तो दरमियान में कुछ ऐसे अनासिर जरूर मौजूद हैं जो इस सारे प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी कार्रवाइयों का आगाज करते हैं, और उनकी जो मजमूम मकासद होते हैं, बुनियादी तौर पे उनके जो मफादात है इस सारे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, उस पे जब ठेस पहुंचने लगती है तो वो इस बात पे आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा की जानिब से जो बयान दिया गया था, ये बयान बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की पॉलिसी जो रियासती सतह पर है वो वही है, लेकिन इसमें कुछ अनासिर ऐसे मौजूद हैं जो इस सारे प्रोसेस को खराब करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। जिस तरह वो कह रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं तो इस चीज का डर बढ़ जाता है कि कोई ना कोई वाकया होने वाला है। तो जिस तरह हिंदुस्तान के लोग सोचते हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी सोचता है कि जैसे ही कोई पीस प्रोसेस शुरू होता है तो हम भी डरना शुरू हो जाते हैं कि अब कोई ना कोई तरह का वाकया होगा, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो पीस प्रोसेस के हवाले से बातचीत शुरू होने लगी है वो खराब हो सके। जी, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि सर, आतंकवादियों को इतना संरक्षण वहां पर दिया जाता है, खुलेआम सारे जो आतंकवादियों के आका हैं वो खुलेआम वहां पर घूमते हैं, उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन मिलता है। देखिए, आर्मी चीफ का इस तरह का बयान आने का मकसद ये है कि स्टेट की जो पॉलिसी है वो वाजे है, और इस तरह के जो दहशतगर्दी के हामी अनासिर है या फिर इस कार्रवाइयों में मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होने लगी हैं। जिस तरह इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में वो लोग जिनका पहले कोई नाम भी नहीं ले सकता था, उनको कोर्ट से सजाएं हो गई, वो सारे दिखावे के लिए जेल में। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ अनासिर ऐसे मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अमन बहाल हो, कोई पीस प्रोसेस शुरू हो,
दोनों के दरमियान कोई तिजारत की बहाली हो। और हाल ही में कर्नल दानवीर जिन कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं जमीर अली साहब पाकिस्तान में कि आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है, क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती ये कार्रवाई? क्या वो सिर्फ इसलिए उस कार्रवाई के पीछे मंशा ये होती है कि बस FATF की ग्रे लिस्ट से किसी भी तरह से बाहर निकल जाओ? वो सिर्फ एक मुखौटा होता है? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही दिलचस्प मुल्क है और पाकिस्तान जैसा दिखता है वैसा नहीं है। इट इज नॉट दैट सिंपल एंड ब्लैक एंड व्हाइट। ये हमको बड़ी क्लियरिटी रखनी चाहिए जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेके आज तक डीप स्टेट के अंदर एक डीप स्टेट रहा है और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डूइंग पीस एग्रीमेंट्स एंड उसके बाद में पीठ में छुरा भोंकना, ये कोई नई चीज नहीं है। जनरल बख्शी ने कारगिल का याद दिलाया। मैं 1947-48 की जम्मू कश्मीर जंग का हवाला देता हूं कि पाकिस्तान के साथ में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था महाराजा का जी, और पाकिस्तान ने उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का फायदा उठाकर इनफैक्ट जिन्ना साहब ने फौज को डायरेक्टली हुक्म दिया था कि आप जाके कबायलियों का हमला कश्मीर में करके और इसको कब्जा कर लो जी। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है कि आप एग्रीमेंट का और फ्रेंडलीनेस का एक पर्दा रखें और पीछे से आप तैयार रहें जी। और ये कहानी साल दर साल दोहराती जाती है, दोहराई गई है। कई मिसालें हैं, बहुत छोटी मिसालें हैं, बहुत बड़ी मिसालें हैं, तो ये अनगिनत एक फहरिस्त है जी। तो ये इशू है। जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि आतंकवाद पर इस तरीके से कंट्रोल हो, लेकिन साथ में एक और भी लॉबी है जो नहीं चाहती किसी भी हालत में कि ये आतंकवादियों पे कंट्रोल आए। तो पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं। हाँ। वो जो कार्रवाई करते हैं वो इंटरनेशनल दबाव और इन सब चीजों में जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डीप स्टेट विद इन डीप स्टेट है जो नहीं चाहती कि ये पीस प्रोसेस हो। कर्नल दानवीर, जनरल बाजवा किस लॉबी के? देखिए, जनरल बाजवा के बारे में मैं बड़ी दिलचस्प बात ये करना चाहूंगा। अगर आपको ध्यान हो, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने थे तो जनरल बिक्रम सिंह जो इंडियन आर्मी के चीफ थे, उनका बयान आया था, उनसे बात हुई थी। वो इसलिए बात हुई थी बाजवा साहब के रिलेटेड क्योंकि जनरल बिक्रम जब यूनाइटेड नेशंस के फोर्स कमांडर थे अफ्रीका के अंदर, तो उनके ब्रिगेड कमांडर जनरल बाजवा थे, उस समय ब्रिगेडियर थे। और जनरल हमारे बिक्रम सिंह ने ये कहा था कि ही इज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर। वो बात और है कि he has to toe the national policy and national line। तो ये बात जनरल बिक्रम सिंह, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ ने कही थी। मेरे को ऐसा लगता है कि जनरल बाजवा जो है ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ में पीस हो, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक जो डीप स्टेट विद इन डीप स्टेट है वो ये होने नहीं देगा, क्योंकि इससे बहुत भारी लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होंगे और बहुत सारी लोगों की दुकानें बंद होंगी, बहुत सारी चीजों में तब्दीली आएगी और पावर सेंटर शिफ्ट होने की भी घबराहट है। तो ऐसे में ये लोग नहीं चाहेंगे कि ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर आप इस चीज को बारीकी से देखें तो जब जनरल बाजवा ये कहते हैं कि हमें पुरानी चीजें भुलानी पड़ेगी, तो ये पुरानी चीजों में ये 5 अगस्त 2019 की चीज नहीं भुला पाए, तो इससे ज्यादा क्या, इससे आगे, इससे पीछे तो और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये तो अभी 5 अगस्त की चीज नहीं भुला पाए और उस पर आके इन्होंने चीनी और इस सब की बात को रोक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बाजवा को भी कमजोर करने के लिए एलिमेंट्स हैं मौजूद और उन्होंने बाजवा को भी कमजोर कर दिया है इस बात के बाद। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो पाकिस्तान में अभी डेवलप हो रही है, इसको और देखना पड़ेगा जी। मैं स्कंद दयाल साहब के पास चल रहा हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपना दोस्त नहीं बदल सकते, अपना जो पड़ोसी है हम उसको नहीं बदल सकते, और इसीलिए भारत की ओर से हमेशा कोशिश की जाती रही है कि हाँ, बातचीत के जरिए सारी समस्याओं को सुलझाया जाए। लेकिन पाकिस्तान एक और तो बातचीत की बात करता है, युद्ध विराम की बात भी मान लेता है, लेकिन पीछे पीछे ये सब चीजें चलती हैं। अब फिर वही बात सामने आती है कि ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं कर्नल दानवीर सिंह से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है इस समय बहुत
बुरी तरह से विभाजित है, उस देश का तो स्थापना ही हुई थी भारत के प्रति नफरत के ऊपर कि भारत और हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकता। तो एक तो उस जो पेड़ जो बना है उसके बीज में ही जहर है, और पिछले 70 साल में ये जहर वहां के समाज में और अधिक फैला है। और जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह वहां के जो बच्चे हैं वो मदरसों में जाकर उनके दिमागों को बिल्कुल एक रिलीजन की तरफ, एक कट्टरपंथी रास्ते की तरफ ले जाया जा रहा है। पर जो लोग पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान का वेलविशर्स हैं, पाकिस्तान को उनके अंदर भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इस समय इतनी खराब है कि या तो वो चाइना की कॉलोनी बनने वाला है, और इस समय देखिए भारत का जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना है, 10 गुना जी। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है जी। उनका अगर देखें, उनकी अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें जी, तो जो सोबर एलिमेंट्स है, जो समझदार एलिमेंट्स है पाकिस्तान के, वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान को अपना सर्वाइवल चाहिए, अपनी प्रोग्रेस चाहिए, अपनी तरक्की चाहिए जी, तो भारत के साथ ये जो दुश्मनी वो उन्होंने लगाई है वो रास्ते से तो और गर्त में जाएंगे जी। और उन्होंने एक कश्मीर का जो राग अलापा हुआ है, अगर उसको वो पीछे नहीं करेंगे तो भारत के साथ संबंध सुधर ही नहीं सकते। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भारत की तरफ से देखिए कोई स्टेटमेंट नहीं आया जब इन्होंने कहा, एक दिन कहा कि हम ट्रेड को खोल देंगे, फिर 24 घंटे में कहा ट्रेड को नहीं खोलेंगे। तो ये एक अंदरूनी डिबेट है पाकिस्तान में जो चल रही है, और हमें इसको देखना चाहिए और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि गवर्नर साहब ने कहा जी, कि हमारी आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेस और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जो कश्मीर में है वो पूरी तरह से चौकस है। और जिस तरह से देखिए इस समय आप देखें पिछले 5-6 महीने में जो वहां पे टेररिस्ट आता है उधर से, या हमारी तरफ के कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, 24 घंटे नहीं तो 1 महीने के अंदर वो धराशायी हो जाते हैं, या तो जेल के अंदर हो जाते हैं या मार दिए जाते हैं जी। तो पाकिस्तान को अगर कोई उम्मीद है कि कश्मीर की जो नॉर्मलसी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो वो तो एक ख्याली पुलाव है जो वो पकाते रहे, हमें कोई उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। पर पाकिस्तान की तरफ से जो भी अगर शांति का संदेश आता है उसको ध्यान से सुनना चाहिए जी, पर कभी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आरजू काजमी भी है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। आरजू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरजू काजमी के बारे में खास बात यह है कि वो हमेशा सच बोलती हैं और इसीलिए शायद सत्ता से उनकी टसल भी हमेशा चलती रहती है। आरजू, भारत में और कश्मीर में अमन बना रहे, इसमें पाकिस्तान को किस तरह की टेंशन है? पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि खुद कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। इमरान साहब की सरकार खुद कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। अभी बीच में तो नौबत आ गई थी सरकार गिरने की, फ्लोर टेस्ट तक उनको कराना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक माइंड जो है वो ये इस ओर हमेशा लगा रहता है कि भाई ये कश्मीर में अस्थिरता का माहौल बना रहे, यहां पर जो आतंकवादी हैं उनको भेजते रहो या कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कराते रहो। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और भारत दोनों जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि दोनों कंट्रीज में पीस प्रोसेस हो, दोनों जगह पे अमन हो और लोग आराम से रहें। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, अभी भी आपको ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हर जगह नजर आएंगे। भारत में भी मैं कहूंगी और पाकिस्तान में भी जो नहीं चाहते कि ये पीस प्रोसेस आगे बढ़े और भारत और पाकिस्तान मजीद जाने जाया ना हो इनकी लड़ाई झगड़ों में। लेकिन ये चीज गवर्नमेंट्स को समझनी होगी, और जहां तक कश्मीर की बात है तो बिल्कुल पाकिस्तान को जो है वो ये समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ है वहां पे हिंदुस्तान ही रहेगा, और जो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है वो हिंदुस्तान को समझना होगा कि वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा। असल चीज ये होनी चाहिए कि दोनों जगह जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनके लिए उनको तकलीफ ना हो, उनको परेशानी ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के यहाँ अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें फौरन ही आप लोग गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर देते हैं। ये बहुत दफा देखा गया है, कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, जिनका गवर्नमेंट से या एस्टैब्लिशमेंट से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इस तरह के अटैक्स करते हैं।
ताकि कंट्रीज में टेंशन बनी रहे। ये चीज को बहुत मैच्योर तरीके से लेकर आगे बढ़ना होगा और किसी किस्म का जज्बातीपन या पुरानी बात याद करके कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बांग्लादेश हमसे आगे बढ़ गया है और हमें इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा पाकिस्तान को, और भारत को भी अपने आप को आगे लेके अगर जाना है तो पिछली बातों को ना भूलें, लेकिन कम से कम उसी को लेकर आगे ना चलें और थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, थोड़ा सा मिल के काम करें इस चीज के ऊपर। इसलिए कि ये सिर्फ आपका और हमारा मसला नहीं है, ये इस तरह के लोग जो हर जगह जाके तबाही मचाते हैं ये पूरी दुनिया में है और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, जनरल बख्शी, क्या मतलब ऐसा नहीं लगता कि एक तरह से दुश्मनी में इतना अंधा हो गया पाकिस्तान की, उसे अब अपने ही लोगों की, अपने ही आवाम की भलाई नहीं दिखती? मैं अभी मौजूदा जो डिसीजन है पाकिस्तान का, जिसमें 24 घंटे पहले कहते हैं कि हाँ कपास चीनी का आयात होगा, 24 घंटे बाद यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद इसी फैसले का वहां पर अंदर में विरोध हो रहा है, वहां की पब्लिक विरोध कर रही है, वहां के टेक्सटाइल कारोबारी विरोध कर रहे हैं कि भैया क्यों आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, 24 घंटे में वापस ले लेते हो? अपनी आवाम की भलाई भी नहीं दिखती है पाकिस्तान को? देखिए साहब, पाकिस्तान भारत की दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका है कि सबसे ज्यादा अपना नुकसान इस मुल्क ने खुद पे किया। तबाही मचा रखी है, अपने आसपास ना चैन से जिएंगे, ना किसी को जीने देंगे, ना अफगानिस्तान के लोगों को, ना ईरान के लोगों को, ना भारतवर्ष के लोगों को। जो इनका पड़ोसी है उसकी तो मतलब लानत आ गई है उसके सर पे कि ये पड़ोसी हमने पाल रखा है जो कि ना खुद चैन से जीता है ना किसी को जीने देता। देखिए, दो विकल्प हैं इस वक्त जी भारत के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके सामने। इज जनरल बाजवा सिंसियर या वो जानबूझ के एक दोहरी नीति फॉलो कर रहा है? ठीक है, जिसके तहत वो एक तरफ से पीस ब्रांच दिखा रहा है, दूसरी तरफ से जो प्रॉक्सी वॉर को एस्केलेट कर रहा है, ताकि वो जानता है कि जो है भारत का रिएक्शन होगा, तब वो दुनिया को बोलेंगे अरे साहब देखिए हम तो शांति ट्राई कर रहे थे, देखिए भारतवर्ष ने क्या किया है, फिर से बालाकोट स्ट्राइक कर दी है। देखिए साहब, हमने बड़ा क्लियर बोल दिया है कि साहब अगर आप शांति चाहते हैं आतंकवाद बंद करिए। नहीं साहब, हम आतंकवाद तो जारी रखेंगे, पीस की बात करेंगे, एक मुंह के कोने से दूसरे कोने से आतंकवाद का जो हमारी जो लैंग्वेज ऑफ एक्शन है जी, कथनी और करनी का जो फर्क है वो बढ़ता जाएगा, तो फिर धमाका होगा साहब, आपके मुंह में होगा। ठीक है साहब, अब ये देखना है कि क्या पाकिस्तान के बाजवा साहब वाकई सिंसियर हैं। अगर वो सिंसियर हैं तो क्या एक ऐसा तबका कोलिजियम ऑफ कोर कमांडर्स, एक डीप स्टेट है जो कि बिल्कुल उनके विपरीत चल रहा है कि वो पीस टॉक कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा उकसा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, पेडल गैस पेडल पे वो और दबाव डाल रहा है कि किसी तरह युद्ध हो। तो साहब ये तो बाजवा साहब को खुद अब फैसला करना पड़ेगा ताकि हमको भी क्लियर हो वो है किस तरफ। हाँ। या वो नाटक कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं तो साहब अंजाम ये बड़ा खतरनाक नाटक है, अंजाम खतरनाक होगा, वो आप पहले भुगत चुके हैं। ठीक है, चीन आपको नहीं बचा पाएगा, वो आप देख चुके हैं। चीन ने भी भाई पिछले साल बड़ा दबाव डाला था ना भारतवर्ष पे, किस लिए? पाकिस्तान को ये कहने के लिए अरे मैं हूं ना, तुम करी चलो। तुम टेररिस्ट इंसिडेंट बालाकोट के बाद रुक क्यों गए, सहम क्यों गए? अरे मैं हूं ना। अरे साहब उल्टे बांस बरेली को चीन को पड़ गए, लेने के देने पड़ गए हैं साहब, दांत खट्टे हो गए, दांत किटकिटा गए। वो लद्दाख की ठंड में जब -40 डिग्री पे उनकी फौजों को तंबू के बाहर रहना पड़ा तो होश हवास उड़ गए। अब उनकी भी झग बैठ गई है। तो पाकिस्तान भी साथ में ट्राई कर रहा था कि दुनिया को संकेत दे कि ये है, बट इज देयर समथिंग मोर सिनिस्टर? क्या ये दोनों मिलके कोई चाल तो नहीं चल रहे साहब? भारतवर्ष को बहुत फूंक फूंक के चलना पड़ेगा अगर हम शांति चाहते हैं। वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, क्योंकि ये आपको चैन से जीने नहीं देंगे साहब। ये तो आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए। ठीक है, जमीर अली दहतो साहब, क्या ऐसा ही बात है क्या
बाजवा एक और तो कह रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अतीत को भूलकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट देते हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पाकिस्तान में क्या हैसियत है, इसको सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार भी उनके इशारे पर चलती है। अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो फिर आगे बढ़ेगा कौन? क्या उन पर भी किसी तरह का कोई दबाव है, या फिर ये खाली कहते हैं ना छद्म स्टेटमेंट, ये छद्म कदम, फॉल्स, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा बड़े ऑनेस्ट और एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि जैसे ही ये दोनों मुल्कों के दरमियान पीस प्रोसेस शुरू होता है कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक तबका मौजूद है जिसके मफादात इस सारे खेल से वाबस्ता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो लोग जो कि अमन मुआहिदा चाहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान ये तो सर डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए ना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बड़ा दिल दिखाते हुए लेटर लिखते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कपास और चीनी पर जो आयात हटाया गया, उसको 24 घंटे के बाद उसको वापस बहाल कर दिया गया। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर क्या दिखाएगा? होनी चाहिए कि तो ये तो अगर हम बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं तो सामने भी तो बाहें फैली होनी चाहिए। भारत से हम कपास और चीनी मंगवाएंगे, सुने, लेकिन 3 वजीर थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की। अब दोबारा इस चीज को समझना होगा कि वो 3 वजीर उन्होंने क्यों इसकी मुखालफत की है, उसके पीछे कौन से अलाइनमेंट है। क्या हम दोनों मुल्कों को, दहतो साहब मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके पास वापस। जो इस प्रस्ताव के खिलाफ थे या इसके अगेंस्ट थे, कौन थे और क्यों थे? देखिए, इसमें 3 वजीर जो हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी है, शेख रशीद है और एक साथ उनके और थे। देखिए, मेरा एक सवाल और है आपसे। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अवाम और हुकूमतों के दरमियान एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो कि इस सारे अमन को बहाल करना चाहती है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए हल करना चाहती है। जैसे भी आपने खुद कहा कि पाकिस्तान के अवाम में खुशी थी, पाकिस्तान के कारोबारी तबके में खुशी थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कारोबार में बीच में रुकावट आ गई थी वो बहाल हो रही थी। जिस तरह वजीर आजम हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखा, उसके जवाब में इमरान खान ने भी वजीर आजम को खत लिखा था, उसके बाद फिर सूरत हाल काफी बेहतर होती जा रही थी। क्या दोनों मुल्कों के अवाम जो है, जो कि करोड़ों की तादाद में है, उन लोगों को, उन चंद लोगों के रहमो करम पे छोड़ना चाहिए, या फिर यहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान जो लोग इस पीस प्रोसेस के हामी है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसाइल है उनको हल करने के हामी है, उनकी बात को आगे करना चाहिए और उस बात पे आगे अमल करना चाहिए? मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उन दोनों को उन लोगों की बात सुनना चाहिए, समझनी चाहिए जो दोनों मुल्कों के दरमियान अमन चाहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान जो मसाइल है उनका हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। लेकिन दहशतगर्द जो है वो ना तो हिंदुस्तान के साथ सिंसियर है, ना पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। जैसे भी जनरल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है, तो मैं तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर बात करता हूं, बल्कि कर्नल साहब इस बात के गवाह हैं कि मैं पहले भी ये बात करता रहा हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो लोग अमन के हामी हैं, जो लोग अमन को मौका देना चाहते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तमाम मसाइल जो है उनको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। जी लेकिन कर्नल दानवीर, अब जैसे कि भी जमीर अली दहतो साहब कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हमने किया तो यही ना, प्रधानमंत्री ने आगे बड़ा दिल दिखाकर लेटर लिखा था ना वहां पर, लेकिन उसके बाद किसने रास्ता बंद कर दिया? देखिए, अभी मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। अभी रास्ता कोई बंद नहीं हुआ है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। ये अचानक से सीज फायर नहीं हुआ, अचानक से इस तरीके की पीस ओवरचर्स नहीं हुए, अचानक से जनरल बाजवा का मन किया और उन्होंने ऐसा बोल दिया कि पुरानी बातें भुला दो, ऐसा नहीं हुआ। और अचानक से इमरान खान मोदी को ट्विटर पे गाली उन्होंने देना अचानक से बंद कर दिया, ऐसा नहीं। जो लोग जानते हैं और मेरी जानकारी के मुताबिक अजीत डोभाल पिछले 1 महीने के अंदर 15 बार यूएई गए जी, 15 बार। और यूएई की बड़ी अहम बातें निकल के आ रही हैं। ये अफवाह है या हकीकत है मालूम नहीं, कि यूएई ने सऊदी अरेबिया के मदद से काफी जोर लगाया है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। इशू बोले तो टेररिज्म बनाम कश्मीर जी, और इसी के ऊपर बहुत डिटेल में बातचीत चल रही है। और यही नतीजा था कि इमरान खान ने
इसकी इजाजत दी थी शुरू में कि आप जो है कॉटन और चीनी का आयात करें, लेकिन डोमेस्टिक कारणों से, और जैसा मैंने पहले बताया कि डीप स्टेट विद इन अ डीप स्टेट, जो कि एक बहुत अहम रोल अदा करती है। याद रहे कि परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी उनके फौजियों ने 2 बार कातिलाना हमला किया था। तो डीप स्टेट इज ऑलवेज देयर विद इन द डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो भी नहीं चाहती है, और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि इमरान खान ने शुरू में नारा लगाया था ये जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो अभी वही लोग जो ऑपोजिशन में हैं अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि यार कौन है और गद्दार कौन है। तो एक वो भी इशू है, और एक डीप स्टेट विद इन द डीप स्टेट भी इशू है, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान को ये जरूर समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ते लड़ते वो अब सर्वाइवल नहीं कर सकता, उसकी सर्वाइवल स्टेक्स बहुत कठिन हो गए। पाकिस्तान का सर्वाइवल इज एट स्टेक नाउ जी। और अगर वो ये इशू सिचुएशन को मेंड नहीं करेगा तो माइंड यू आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी बन सकती है। जैसा हम लोग बात करते रहे हैं, जनरल बाजवा एक प्रोफेशनल सोल्जर है, वो इस चीज का एप्रिसिएशन कर चुके हैं। उनको समझ में आ रहा है कि कहानी कहाँ जा रही है। जिस तरीके से पब्लिक डिसकंटेंट है बिकॉज ऑफ प्राइस राइज, जिस तरीके से बलूचिस्तान की तहरीके आजादी जो है वो जोर पकड़ रही है, जिस तरीके से पख्तूनों के अंदर अराजकता बढ़ रही है, और जिस तरीके से सिंध के अंदर भी कुछ उसी तरीके की आवाजें उठ रही है। और ये चीजें और ज्यादा स्ट्रांग होंगी अगर कंट्री की इकोनॉमी कमजोर होती है। कोई भी कंट्री अगर इकोनॉमिकली कमजोर होता है तो वो एक बड़े अपीवल के लिए एक बहुत ही राइट सिचुएशन प्रेजेंट करता है। अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया जी। क्यों आया? क्योंकि रशिया इकोनॉमिकली कमजोर हो गया था। लाइकवाइज ऐसे बड़े उदाहरण हैं। तो पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो वहां पे एक अंदरूनी बहरान हो जाएगा, और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक हिंदुस्तान से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब दोस्ती कैसे करें वो एक मसला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो नफरत पे है। देखिए, पाकिस्तान बना हिंदू नफरत की बेसिस पर है, और वो नफरत का नतीजा है कि इतने साल जंग करी, और इस जंग में उन्होंने खुद का नुकसान किया। हमारा तो हुआ पाकिस्तान तबाह हो गया उस चक्कर में। तो ये चीजें अब उनको समझ आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं स्कंद तायल साहब के पास चल रहा हूँ। स्कंद तायल साहब, अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, जो बाइडेन प्रशासन की वो रिपोर्ट थी, मानवत एक और रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में हालात अब बेहतर हो रहे हैं। तो क्या ये रिपोर्ट आने के बाद जो पाकिस्तान का, जैसा कि कह रहे हैं, सो कॉल्ड एक ऐसा तबका है जो नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन हो, क्या उसको टेंशन हो रही है इस रिपोर्ट के बाद, और उसी का ये आफ्टर इफेक्ट के तौर पर इसको देखें? देखिए, अगर आप अमेरिका ही नहीं और भी देशों का रुख देखें तो वो अब कश्मीर कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। कश्मीर कोई इंटरनेशनल मुद्दा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को नहीं बच रहा। हाँ, पाकिस्तान को तो नहीं बच रहा है, पर पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरेबिया और यूएई का, जो कल साहब ने अभी कहा, दबाव आ रहा है। और क्योंकि हम जो भी लोग इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि एकदम उनका संगीत क्यों बदल गया, उनके स्टेटमेंट्स क्यों बदल गए, तो उसके पीछे कोई उनके ऊपर दबाव है। हमें तो वो अगर चीनी खरीदे ना खरीदे, 5 लाख टन कॉटन खरीदे ना खरीदे, हमारी इकोनॉमी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और देखिए, जो क्या करें, पर भारत और पाकिस्तान के बीच में असली मुद्दा दहशतगर्दी का है। और जिस तरह से उनकी जुडिशरी भी अब दहशतगर्दों के साथ मिल गई है। अभी डेनियल पर्ल के जो मर्डरर था वो अभी सर्किट हाउस में है, वहां पे है उमर शेख। वहां जितने 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी वहां से आए थे, क्या एक को भी वहां पे सजा हुई है? कोई किसी को सजा होती है तो वो रेस्ट हाउस में रहता है। तो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो वहां के, चाहे जनरल बाजवा चाहे इमरान खान की भी, शायद मैं कुछ और किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो कोशिश करना चाहे, पर वहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग एजेंसीज हैं, तंजीमें हैं, और वहां के लोग जो मदरसों में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड हैं।
वो हिंदुओं को हेट करते हैं, वो भारत को हेट करते हैं, तो भारत के साथ तो कोई मित्रता या नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं फिर यही कहूंगा कि वहां से जो भी ओवरच्योर्स पीस के आ रहे हैं उनके कुछ अच्छे प्रभाव है कि कम से कम सीज फायर लाइन इस समय शांत है। हमारी तरफ भी जो बहुत ही जो बॉर्डर के पास रहते हैं उनको बहुत परेशानी थी, और मैं समझता हूँ कि शायद वो थोड़ा बहुत टेररिज्म को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक टेररिज्म की बड़ी घटना हुई तो ये जो भी थोड़ा बहुत अगर वातावरण में नरमी आई है वो एकदम खत्म हो जाएगी और भारत रिटेलिएट करेगा। उनको अच्छी तरह से पता चल गया है कि ये जो सरकार है वो अगर वहां से कोई भी टेररिस्ट अटैक भारत में होगा तो उसके खिलाफ रिटेलिएशन होगा। तो जो इस समय हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी के, क्योंकि वो बहुत ही चिंता का सब विषय है सब पाकिस्तानियों के लिए, और क्योंकि उन्हें सऊदी अरेबिया ने अपना पैसे 2 अरब वापस ले लिए, यूएई ने कहा कि भाई 1 अरब जो हमने दिए वो वापस करो, तो पाकिस्तान तो इस समय कंगाल होने की नौबत पर आया हुआ है। आईएमएफ ने इतने बड़े उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, अभी $500 मिलियन आईएमएफ ने दिए हैं, पर हम सब जानते हैं कि आईएमएफ जब भी कुछ लोन देती है तो बहुत कंडीशनैलिटीज लगाती है जी, और वो कहते हैं इनकम टैक्स बढ़ाइए, पावर की कॉस्ट बढ़ाइए, ये सब बढ़ाइए। तो ये सब पाकिस्तान को खुद ही समझना है कि भारत से दोस्ती उनके लिए अच्छा रास्ता है, उनके समाज के लिए अच्छा रास्ता है, पर भारत की जनता, भारत की गवर्नमेंट, भारत की आर्मी उनके ऊपर तभी रेस्पॉन्ड करेगी जबकि वो जो दहशतगर्द वहां हैं, नोन है, एजेंसीज हैं, तंजीमें हैं, उनको कंट्रोल करें, उनके जितने सरगना हैं उनको जेल में बंद करें। ये नहीं कि रेस्ट हाउस में बंद हैं और अपना बिरयानी खा रहे हैं और कहने के लिए नजरबंद हैं। तभी इस रास्ते पर पाकिस्तान और भारत आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये डिप्लोमेटिक खेल है, ये तो चलता रहता है और आगे भी चलेगा, पर इसमें भारत कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि हमारी तरफ से कोई सावधानी में कमी हो और कोई लहतलाली सिक्योरिटी की तरफ से हो। ठीक है आरजू, आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में? मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं कि बहुत सीरियस एक्शंस आपको लगता है कि जो ये दहशतगर्द हैं या वो लोग जो कि दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं या वो जो आतंकी आका है, क्या उन लोगों पर सीरियस एक्शंस हो रहे हैं? क्योंकि ये एक बात जो कम्युनिटी में है वो ये है कि सिर्फ दिखावे के लिए होता है, कुछ वक्त एक्शन होता है और उसके बाद सब कुछ वही ढाक के 3 पात वाली सिचुएशन हो जाती है। सीरियस एक्शंस की जरूरत है, तभी इस तरह की चीजों को रोका जाएगा, तभी एक परसेप्शन भी चेंज होगा पाकिस्तान को लेकर। बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है कि बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान को, और ये सिर्फ ये बात नहीं कि लोग हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर है जो अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने भी, और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, चाहे हमारी आर्मी हो या एस्टेब्लिशमेंट, उनको भी अब ये बात समझ आ गई है और पाकिस्तान इस पे सीरियसली काम करेगा, तभी फिर वो अपनी इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स में काम कर पाएगा। इसलिए कि जब से ये रिपोर्ट्स आ गई हैं सामने कि बांग्लादेश तक आगे बढ़ गया है, तो यहाँ पे इस चीज को काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हमें आगे बढ़ने के लिए इन चीजों के ऊपर काम करना हमारी मजबूरी है। पहले बहुत बार पाकिस्तान ने इन चीजों को इग्नोर किया है और कहते भी रहे कि नहीं, सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी है या टेररिज्म है वो हमने फेस की है और हमने उसके ऊपर काम किया, लेकिन उस तरीके से फिर भी काम नहीं हो पाया जो अब शुरू किया है इन्होंने। अब जो लोग हैं, जो बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो रही है और जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी अब लोग बोलने लगे। अब आप अगर चेक करें पिछले 1-2 साल में कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, जो हमने पहले ये आवाजें हमने नहीं सुनी। हमेशा लोग आके डिफेंड ही किया करते थे, हमेशा लोग सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो यही कहते थे कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। लेकिन अब जब हम अपनी गलती को कहीं ना कहीं मानना शुरू हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम ठीक भी करेंगे, और हर चीज में सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत के साथ जो है वो अमन हो, तो उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा, तभी FATF से भी बाहर निकल सकेंगे और तभी बाकी जगह पे भी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जनरल बख्शी, एक रिएक्शन आपका, क्या वाकई में नॉन स्टेट एक्टर्स ही हैं जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, या और कहीं ना कहीं अगर सामने आकर नहीं तो पीछे से मटीरियल सपोर्ट दे रहे हैं यहां पर कि आतंकवाद को बढ़ाओ? देखिए साहब, नॉन स्टेट एक्टर्स का एक बहुत भारी फिक्शन है, वो
26/11 के टाइम भी नॉन स्टेट एक्टर्स, असलियत यह है कि इन नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे पाकिस्तान की डीप स्टेट है, पाकिस्तान की ISI है, बड़ा स्टेक है उसका। आफ्टर ऑल नॉन स्टेट एक्टर्स को रिक्रूट कौन करता है, पैसे कौन देता है, ट्रेनिंग कौन देता है, हथियार कौन देता है, इन्फिल्ट्रेट कौन करता है, जब वो टेररिज्म का वाकयात कर रहे होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? ये डीप स्टेट देती है साहब। फिर ये इनको नॉन स्टेट एक्टर कहना बहुत कन्वीनियंट फिक्शन है, यानी बहुत ही लुभावनी कहानी है, लेकिन सरासर झूठ, सरासर झूठ। इट इज द पाकिस्तानी डीप स्टेट, और ये उनकी जो है, दे आर यूजिंग देम एज क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अपनी स्टेट पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए, चलाने के लिए ये टेररिज्म का टैक्टिकल इस्तेमाल करते रहे हैं, और इनको कीमत देनी पड़ रही है काफी। लेकिन ये है कि अब मानने को राजी नहीं, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, मदरसा फैक्ट्री खोल दी है, टेररिज्म की फैक्ट्री खोल रखी है नॉर्थ वेस्ट में, क्वेटा में, और पूरे पख्तूनख्वा में। तो फिर साहब अब ये इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद उससे पीछे हटने को राजी नहीं जी। बात मीठी मीठी ऊपर से करते हैं, बाहर के लोगों को लुभाने के लिए, वो FATF को अपनी पीठ से उठाने के लिए, लेकिन है घूम फिर के वही कुत्ते की दुम, जितनी भी नाली में डालो टेढ़ी ही निकलेगी। ये नहीं सुधरने वाले साहब। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल बख्शी, कर्नल दानवीर सिंह, आरजू जी, जमीर अली साहब और हस्कन तायल साहब, आप सभी का शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और इस बेहद इंपॉर्टेंट इशू पर आपने अपने अपने जो व्यूज हैं, जो राय है हमारे सामने रखी हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।